ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 17,509 पे अभी निफ्टी चल रहा है, यानी कि निफ्टी के अंदर जो स्विंग्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं तो 38,250 के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी दिख रहा है। अच्छी खासी पुल बैक वापस से आया। एक बार तो ऐसा था कि जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों लाल निशान में पहुंच गए थे। स्विंग्स आपको दिख भी रहे होंगे मार्केट्स के अंदर, कोई कैंडल स्टिक चार्ट से आपको दिख रहा होगा। जहां जहां रेड कैंडल्स है वो बाजार का डिप था, और जहां जहां ग्रीन कैंडल्स है वो बाजार का मूव है। पहले हाफ में और सेकंड हाफ में आपको वॉलेटिलिटी साफ साफ दिख रही होगी। अब बढ़ने वाले सेक्टर्स में वापस बैंकिंग भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है। धर्मेश मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। धर्मेश सर, एक तो आपका मार्केट्स पे टेक चाहिए और बजट पे आपका टेक चाहिए। आप इस बजट को कैसे देखते हैं और आप बजट मार्केट्स को भी कैसे देखते हैं? बजट तो काफी अच्छा है। जो लोगों को डर लगता था कि टैक्सेस बढ़ेंगे, हाउ द ग्रोथ विल बी फाइनेंस, वो सब जो डर था वो नहीं आया है। काफी रियलिस्टिक बजट है, प्रैक्टिकल बजट है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी उतना ही धन है जितना वो वापर सकते हैं टू गिव द अदर सेक्टर्स, उनको बूस्ट देना है। जैसे इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड बजट इन दैट सेंस। और जो भी आंकड़े दिख रहे हैं ऑन द डाइवर्समेंट टारगेट्स, ऑन द फिस्कल डेफिसिट नंबर, वो सब रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है। अगर आंकड़े देख रहे हैं तो इवन ऑन डाइवर्समेंट टारगेट्स वो नंबर कुछ मेरे ख्याल से 65,000 करोड़ है, जो काफी रियलिस्टिक नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर पे लोगों को डाउट आएगा। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। टैक्सेस के साथ ज्यादा टिंकरिंग नहीं किया है, और इंडिया इज इन अ ग्रोथ स्टेज राइट नाउ। तो जो उनको ग्रोथ के लिए जो बूस्ट चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो काफी अच्छा दिया है। और स्पेंडिंग केपेक्स पे काफी है, तो जो इसके हिसाब से जॉब्स वगैरह आएगी, तो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको वेल बैलेंस्ड बजट। सर मैं बस धर्मेश सर आपसे ये चाहता हूँ, इसको आप मार्किंग भी कर दीजिए। आउट ऑफ 10 आप इसको कितने मार्क्स देंगे? सर हमने एक मीटर बनाया जिसमें आप इसको मार्क्स भी दे सकते हैं, 8, 9, 10, क्योंकि मैं आपके लैंग्वेज से समझ पा रहा हूँ, शायद इसको आप 8 नंबर तो देंगे ही देंगे पक्का। सो आई वुड से 8 नंबर पक्का दूंगा उसको, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई डिसअपॉइंट हो सके। ठीक है सर। अच्छा सर, ये 2 नंबर काटे किसके, ये भी बता सकते हैं आप? 2 नंबर, अगर मेरी टैक्स काटा तो मैं 2 नंबर काट दिया होता दे दिया होता। ये भी इंटरेस्टिंग है, यानी कि सब चीज़ों के 8 नंबर, अगर और टैक्स काटा होता तो खैर 2 नंबर मिलते, फिर 10 में से 10 हो जाते। खैर एनी हाउ, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। धर्मेश सर, एक और चीज़ है, इस बजट के बाद आपको किस सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मार्केट के हिसाब से? आई बिलीव, मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इतने सालों से इंडिया का स्ट्रांग है और उसको इतना फोकस और इतना इंसेंटिव नहीं दिया गया था, वो मेरे हिसाब से विल बी द बिग हाईलाइट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बूस्ट इंडिया इकोनॉमी, स्पेशली एक्सपोर्ट्स। और ये जो काफी पीएलआई स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है बजट के पहले, वो भी उसको काफी बूस्ट देगी। सो इस साल का अगर आप बजट देखें तो इट इज प्योरली अ मैन्युफैक्चरिंग बजट, इज व्हाट आई विल कॉल इट। ठीक है, तो ये कुछ बजट के आवंटन्स और बजट के जो फाइन प्रिंट्स जिसको हम टिपिकली कहते हैं, ये मैडम के स्पीच के बाद जो आते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसमें किस किस जगह पे कितने कितना आवंटन है उस चीज़ के लिए यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। खैर इस बीच मेरे सहयोगी अजय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मार्केट्स ने तो एक रोलर कोस्टर राइड लिया लेकिन वापस हरे निशान में, यानी कि मार्केट को बजट तो ठीक लग रहा है। देखिए, कल की बाजार का कॉल जो है, ये अभी हम मिहिर से बात कर रहे थे कि आपको कल के लोएस्ट पॉइंट से देखना चाहिए। कल जब एनुअल रिपोर्ट आई थी, जो इकोनॉमिक सर्वे था, जो मेरे हिसाब से कंट्री की एनुअल रिपोर्ट होती है, कल के नीचे से ऑलरेडी बाजार आज काफी खिंच गया था, गैप अप के बाद भी ग्रो किया था। यस बिल्कुल। तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया और वो डिप भी बॉट हुई, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइन है। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, अजय हियर। आप काफी ज्यादा बिजी रहे लास्ट 1-2 सालों में, आप काफी दिनों बाद हमसे बात करने के लिए आए हैं। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, आप तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, कंपनी से बात करते आए हैं, और बजट का माहौल तो बन ही गया था, 1 महीने पहले से खबरें आने लगी थी। आपको क्या लगता है ये इन्वेस्टर कम्युनिटी और कॉर्पोरेट्स कैसे रेट करेंगे? और ये जो मोमेंटम बाजार में दिख रहा था, सब लोग पैसा रेज करना चाह रहे थे कैपेक्स फंड करने के लिए, इन सब चीजों का मोमेंटम जारी रहेगा? वो मोमेंटम जारी रहेगा, और ये बजट ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मोमेंटम हट सके। ओनली वो मोमेंटम विल डिपेंड ऑन ओवरऑल, कि आप बजट तो एक दिन का सिनेरियो है, एक दिन में बजट लोग भूल जाएंगे, अगले हफ्ते से लोग काम धंधे पे वापस लग जाएंगे एज लाइफ वाज नॉर्मल। सो आई वुड से वन शुड नॉट लुक एट द एंटायर मार्केट थ्रू दिस वन इवेंट। दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ डायरेक्शन विच द कंट्री गेट्स, बट ओवरऑल तो लोग, एनवायरमेंट काफी बाहर थोड़ा खराब है इंडिया से, सो उस पर वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। इंटरेस्ट रेट पे फोकस रहेगा, कभी बढ़ रहे हैं, सो दैट ऑल्सो विल बी वन मोर थिंग विच पीपल लुक आउट। बट ये जो एक बड़ा इवेंट था वो हमारे पीछे है, एंड थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल फ्रॉम मंडे। और ये बड़े इवेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई नर्वस होए या कोई घबरा जाए। इनफैक्ट जो भी हुआ थोड़ा अच्छा ही हुआ है।
इससे बेटर हो सकता था, वो तो हमेशा वी ऑलवेज से इससे बेटर ऑलवेज हो सकता था, बट आई थिंक सो व्हाटएवर लिमिटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास आज और जो हमारे केपेक्स प्रोग्राम है ये काफी अच्छा है उसकी वजह से। बिल्कुल, चलिए धर्मेश भाई और आखिरी ये सवाल फंड रेज आपसे। की बात करें, फंड रेज तो कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है लिक्विडिटी अच्छी है, आपने देखा हर एक आईपीओ में काफी रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो रिटेल की भी लिक्विडिटी अच्छी है, तो वो मोमेंटम जारी रहेगा सब्जेक्ट टू कंपनीज आर गुड और वैल्यूएशन रीजनेबल है। बिल्कुल धर्मेश भाई आपसे एक आखिरी सवाल होगा। अब जैसे आपने कहा कि थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल और अच्छी चीज़ ये है कि कोई नेगेटिव नहीं हुआ है मार्केट के लिए, तो इन सबको जोड़कर अगर हम देखें, आर यू टेम्पटेड टू चेंज योर व्यूज़ कुछ एक सेक्टर्स पे, या फिर कुछ एक सेक्टर्स जहां पर आज बजट के बाद आप ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हों, जिस तरह का कैपेक्स सरकार ने अनाउंस किया है, जिस तरह का फोकस टेक्नोलॉजी पर है, स्टार्टअप्स पर है? आई थिंक सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाओ या बेरिश हो जाओ। एज आई सेड, इट्स अ नॉर्मल बजट, न्यूट्रल बजट फॉर व्हाट वी वर लुकिंग एट। यस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिला है, सो आई वुड से थोड़ा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा होगा, और वो रियल इकोनॉमी है, रियल कैश फ्लो है और रियल प्रॉफिट्स है कंट्री के लिए। सो काफी, और ये पीएलआई स्कीम्स दी है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग विल डेफिनेटली गेट अ गुड बूस्ट एंड मे बी द मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे ये साल के लिए। बिल्कुल, चलिए धर्मेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ सबसे बड़े जानकार इस समय मौजूद हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रशांत खेमका हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही कई और भी जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल कामत हमारे साथ हैं, सुशील केडिया हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका की टेक अवे क्या रहा बजट से, कैसा लग रहा है मार्केट बजट के बाद? हालांकि मैं आज के मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल, बिकॉज एक चीज़ जो अब तक बड़ी साफ दिख रही है कि there is no disappointment, so in a way no news is a very good news अगर नॉन इवेंट बन जाता है बजट तो। सर आपका माइक शायद म्यूट है। प्रशांत जी, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट इट। सॉरी मैं कह रहा था, आपने जो मैं कहने वाला था कह ली। ये इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अगर आप किसी को भी पूछो कि इसमें बजट में क्या नेगेटिव था, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंड कोई छोटा मोटा नेगेटिव निकल आ सकता है। तो दिस इज मोर एक कंटिन्यूएशन बजट है। तो लास्ट ईयर का बजट बहुत उत्तम बजट था, जैसे कि आपको याद होगा मार्केट में सभी को बहुत स्पेसिफिक चीजें थी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एंड अनाउंसमेंट्स थे। तो उस उत्तम बजट को एक तरह से इस बजट ने जारी रखा है, और कुछ चेंज बदलाव ज्यादा नहीं किया है। एक रियलिस्टिक बजट है, प्रो ग्रोथ बजट होते हुए भी रियलिस्टिक बजट है। इसमें और एक ये अच्छी बात है कि कोई भी बड़ी नेगेटिव पॉइंट नहीं, जैसे मैं कह रहा था, कोई बड़ा नेगेटिव लार्ज सब्सिडी या बड़ी कोई स्कीम ऐसी जो कि फिस्कल डेफिसिट हाई है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते हाई है, विच इज पॉजिटिव। इट्स लाइक अगर आप एक फैमिली हो, एक तो आप पैसे वेकेशन में जाकर खर्चा कर देते हो, दूसरा आप अगर वही और डेफिसिट में चले जाते हो, दूसरा अगर आप वही पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगाओ तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, एंड वो नेगेटिव नहीं है अगर आप डेफिसिट में जाओ तो भी। तो ये जो बजट में स्पेंडिंग है वो कैपिटल स्पेंडिंग है, उसके चलते फिस्कल डेफिसिट हाई होना कोई मेरे अनुसार कोई नेगेटिव नहीं है। अब सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर्स का भी डर था, बड़ी सब्सिडी पॉपुलिस्ट, ऐसा कोई पॉपुलिस्ट नेगेटिव मेजर इसमें नहीं है। तो ये सब मैं कहूंगा कि इसमें पॉजिटिव रहा है। ऑब्वियसली जैसे धर्मेश भाई भी कह रहे थे, कुछ ना कुछ उम्मीद ज्यादा रहती है हर बार। तो मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स के फ्रंट पे मेरी उम्मीद ज्यादा थी, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की मैं कहूंगा उम्मीद ज्यादा थी। डाइवेस्टमेंट टारगेट और बड़ा हो सकता था, मे बी उन्होंने रियलिस्टिक टारगेट रखा हो 65,000 करोड़ का अगले साल, बट होपफुली ये टारगेट अचीव कर ले। तो रियलिटी में वो टारगेट अगर अचीव होता है तो रियलिटी स्टिल ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगा। रिलैक्सेशन ऑफ फॉरेन ओनरशिप रूल्स की उम्मीद थी, एफडीआई, एफपीआई, बॉन्ड मार्केट्स को काफी उम्मीद थी कि डेट मार्केट को भी काफी सपोर्ट मिल सकता अगर वो जो नेसेसरी चेंजेस करने थे फॉर इंक्लूजन इन फॉरेन इंडेक्सेस वो अनाउंस होता। तो नॉट ऑल बैड ऑन रिफॉर्म्स फ्रंट। ऑनरेबल आदरणीय वित्त मंत्री ने जैसे कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 शुरू हो रहा है। वो ऐसी चीज है कि बहुत स्मॉल इम्प्रूवमेंट हजारों
स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट होते, उसमें जो बजट में अनाउंस नहीं किए जाते पर वो इंप्रूवमेंट्स आते। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि पिछले कई सालों में 15-20 हजार, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, पर 15-20 हजार कायदों को, नियमों को, जो कि जिनकी कोई यूटिलिटी, यूजफुलनेस नहीं रहा था, उनको निकाल दिया गया है, उसको इरेज कर दिया गया है। वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और मेरी उम्मीद है कि हालांकि उसमें बजट में काफी विस्तार से नहीं बताया गया, पर जो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा उसके अनुसार अपने वही सिलसिला जारी रहेगा। और इंडिया की जो रैंक है 63rd रैंक, 62nd रैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो 143rd से इंप्रूव हुई है, वो पहले नंबर की तरफ निरंतर बढ़ती रहेगी। राइट, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से कुछ चीज़ें आपने टच की, एजुकेशन सेक्टर पर लगातार हम देख रहे थे एजुकेशन इंफ्रा को पुश करने के लिए काफ़ी उम्मीदें थी सेक्टर की, ऐसा कुछ नज़र भी आया। और साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें रहीं। ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट को अभी आपने टच किया और उससे जुड़े टारगेट्स को आपने टच किया। काफ़ी कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला। पिछले दिनों एयर इंडिया हमने देख लिया है, अब LIC, ऑल आइज टूवर्ड्स इट। क्या लगता है इस सिचुएशन को देखते हुए प्राइवेटाइजेशन पर एक तो आपका क्या टेक होगा, एंड साथ ही क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश देने की बात कही जा रही थी, अफोर्डेबल हाउसिंग को मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पर ऐलान होते हुए दिखे हैं हाउसिंग एंड इंफ्रा, एंड साथ ही डाइवेस्टमेंट के लिहाज से प्राइवेटाइजेशन पर्टिकुलरली, क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा, वो एरिया में मेरी उम्मीद थी, इन्वेस्टर की उम्मीद थी कि ज्यादा अनाउंसमेंट तो बड़ा होता। अपन अभी देखिए कि आज तक पिछले कई सालों में सरकारों ने ओवर प्रॉमिस किया है और अंडर डिलीवर हुआ है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि एग्जीक्यूट करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। तो अभी उम्मीद यह है कि जो टारगेट रखा है 65,000 करोड़ का, वो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करने के नजरिए से रखा है। क्योंकि पिछले साल का टारगेट 2.25 लाख करोड़ था। अब मार्च तक 2 महीने बाकी है, कई प्राइवेटाइजेशन और भी हो सकते हैं। एंड तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की कि कोविड के चलते चलते एयर इंडिया जैसे बहुत ही पेचीदे और कठिन प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने कंप्लीट किया है। वो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसे लगता है कि ये जो 65,000 करोड़ का आंकड़ा है, वो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करने का पूरा मौका है सरकार को। एंड होपफुली जो एक्चुअल आंकड़ा आएगा नेक्स्ट ईयर, वो इस साल से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसा कहीं कहा नहीं गया कि 65,000 से ज्यादा नहीं कर सकती है सरकार डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, उस पर उम्मीद है कि उससे ज्यादा करेंगे। एंड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, जिसमें ऑब्वियसली बजट में कुछ विस्तार से नहीं कहा जा सकता, होप कि वो भी कंटिन्यूएशन रहेगा सरकार का, बैक ऑफ द इन द बैकग्राउंड वो इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। खैर, इस बीच जब मार्केट में बजट आ भी रहा था तो उसके बाद भी एक बड़ा स्विंग हमने निफ्टी पे देखा, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मिस्टर केडिया भी जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें ना, करीब 1800 पॉइंट से ज़्यादा का एक बड़ा स्विंग आज बजट के दिन पे दिखा। डैमेज हुआ या स्ट्रेंथ आई है सर? दोनों ही काम हो गए। एट द फाइनली इसको क्या बोलेंगे, डैमेज है कि फाइनली हम जीत गए, यानी कि हो गया जो बजट का झटका लगना था लग गया सर, बच गए? आपने सारे ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में से जो सबसे ज्यादा गुगली है उसको ही सबसे पहले चुना है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में 2 हिस्से हैं, एक आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की चार्ट्स ऑलरेडी बजट के पहले सीरियसली ओवरबॉट हो गई, और मेरे को लगता है बजट के बाद भी इनमें कंटिन्यूड करेक्शन बना रह सकता है। और जो प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में, उनमें अभी भी काफी बढ़त आगे दिखती है। तो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी देखिए, अगर आप साथ में कंपेयर कीजिए, एक करेक्शन ड्यू था। एंड बजट चूंकि बिजनेस एज यूजुअल, यानी वित्त मंत्री ने सिर्फ चलते सरकारी कारोबार की अभिपुष्टि की, तो मार्केट भी बिजनेस एज यूजुअल, बजट इज बिजनेस एज यूजुअल, इट्स बिकम अ नॉन इवेंट फॉर द मार्केट। तो ऑलरेडी 4 दिन से जो बढ़ा हुआ बाजार था, उसने एक बड़ा त्वरित करेक्शन कर लिया, एक क्विक करेक्शन हो लिया। और अब यहां से जो इंट्राडे का जो लो बन गया है, आई थिंक इस लो को आप अपना स्टॉप लॉस बनाकर अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जो भी पैटर्न्स है उनके अनुसार ट्रेड करेंगे। और बजट की कोई स्पेशल थीम के कारण बाजार में कोई भी एक सेक्टर अलग तरीके से चल पड़ेगा, ऐसा
150-200 स्टॉक्स की चार्ट को स्कैन करके मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। सुशील प्लीज हमारे साथ बने रहिए, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, बड़ा पैनल है, बहुत सारे लोग हमारे साथ डिफरेंट सेक्टर्स से एक्सपर्ट्स, कंपनी के टॉप हेड्स, निखिल कामत साहब, श्रीराम साहब, मैगजीन जी बात करेंगे रियल एस्टेट की, मिस्टर रघुवंशी हेल्थ केयर स्पेस से बात करेंगे, और प्रशांत जी तो ऑफकोर्स एक इन्वेस्टर नजरिया लेके जुड़ ही रहे। लेकिन मिस्टर श्रीराम के पास जाता हूं मैं। श्रीराम साहब, एज अ कॉर्पोरेट किस तरह का आपको बजट लगा? कितना रेटिंग देंगे आप आउट ऑफ 10, अगर आप हम शेयर कर सकें अपने की ऑब्जर्वेशंस? जरूर, नहीं, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नहीं, अगर मैं ये बजट को देखूं, मैं इस तरह देखता हूं कि पिछले 2 साल भारत के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। उसके अलावा पिछले साल जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला है और जो पुश गवर्नमेंट अब दे रही है इस बजट में, 3-4 चीजें जो मुझे अच्छी लगी बजट में। एक तो ये गति शक्ति के बारे में जो बात करी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतनी डिटेल में उन्होंने बात करी कि 7 एरियाज को फोकस मिलेगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करी, उसमें भी उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत डिटेल में बात करी, मिलेट के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, पानी के लिए क्या करना चाह रहे हैं, जो एमएसपी पे 2.37 लाख करोड़ स्पेंड करके वो खरीदेंगे, उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। और तीसरा मैं कहूंगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी देश के लिए या कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो उसके अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। सड़कें होंगी, रेलवेज होगा, बिजली होगी, पानी होगा, इस सब की वजह से डेवलपमेंट बढ़ता है और सबसे जरूरी है कि जॉब्स मिलते हैं इमीडिएटली। तो मेरे ख्याल से तो ये जो फोकस है ये अच्छा है। मुझे 1-2 और चीजें जो इस बार जो बजट में देखी जिसपे फोकस मुझे लगा थोड़ा ज्यादा ही था, अच्छा था। अगर आप लोग गिने, मैंने गिना तो नहीं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर में जितनी बार ये शब्द डिजिटल इस्तेमाल करा होगा इस बजट में, मेरे ख्याल से कोई बजट में पहले नहीं करा। बिल्कुल। चलिए सर, आपके पास लौट कर आते हैं। थोड़ा सा एक अपडेट भी आपको बता दें कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिबाउंड कर लिया है। हमारे साथ निखिल कामत भी हैं इस समय, उनसे बात करते हैं। निखिल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और जाहिर सी बात है, बजट अगर आपने सुना होगा, खासकर जो फर्स्ट हाफ था बजट का, इट साउंडेड ऑलमोस्ट लाइक आई मीन वी वर जोकिंग दैट इट्स अ टेक्टोनिक बजट, बिकॉज इतना टेक पे बात हो रही थी, स्टार्टअप पे बात हो रही थी, पूरे इकोसिस्टम पे बात हो रही थी, इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड ऑल। सो एटलीस्ट एक प्रोग्रेसिव विजनरी बजट आप कहेंगे इसे, या फिर बैलेंस्ड डिसिप्लिन बजट कहेंगे? मैं बैलेंस्ड डिसिप्लिन बजट कहूंगा। आई थिंक वी हैव टू कमेंड द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि they've been able to create an ecosystem जहां एक साल में 46-47 यूनिकॉर्न्स इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। So that's the testament to the ecosystem and how robust the economy is today. And credit and money is available freely to a lot of people to grow and expand their business. अगर आप मुझे बजट के बारे में स्पेसिफिकली पूछे तो from an industry standpoint, we were hoping for some kind of rationalization on STT, derivative पे taxation जो max rate पे पड़ता है, I think is a hindrance to retail traders. और उसको छोड़ के हम we had something very specific to our industry where category 3 alternate investment funds में pass through taxation नहीं है, and we were hoping उसके around कुछ आए. But notwithstanding all of that, I think net, it's a good budget. It's optimistic. 2-3 चीजें मुझे specifically interesting लगी. I think capex number is good. Divestment number कम लग रहा है. Maybe there is a reasoning as to why that is, and we'll get to know in the future. और जो ये क्रिप्टो करेंसी के अराउंड इन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेशन लेके आए, there is some ambiguity on that. I was just going through the through the definition of what a virtual currency means. और मेरे ख्याल से crypto falls under this basket. Many questions to be answered there. Are they hinting कि they will allow cryptos in the country and they will bring out some kind of a regulation? There's a lot of ambiguity there. तो इंटरेस्टिंग रहेगा आगे देखने के लिए कि वो लोग क्या करेंगे and what regulations they will pass around the sector.
के लिए इनफैक्ट आपने पार्शली थोड़ा टच अपॉन कर ही लिया। मेरा यही सवाल था कि सरकार ने कहा है कि 30% टैक्स होगा and losses can't be set off, which means in a way you are recognizing that as an asset and that's why you are taxing it. एक तो ये, दूसरा डिजिटल रुपी की भी इन्होंने बात कही जो कि FY23 में ही लॉन्च होगा, उस पर भी जाहिर सी बात है क्लैरिटी चाहिए होगी। तो इस पे इफ यू कैन जस्ट पॉन्डर अ बिट मोर on both these announcements. See, digital rupee, there is precedent to it. China has launched their own digital currency. Many other countries are doing it. That makes sense because, it's cost efficient, probably will help the ecosystem overall, and it does not need to be mined like a traditional crypto where power is consumed and all of that. So that would be a net positive for the environment. I think the question is, कितना adoption होता है और कितने लोग use करते हैं. For that, we'll have to wait and watch. When they spoke about virtual digital asset, if I look at the definition, it's quite broad. And I would assume crypto is a part of it. And if it is a part of it, are they, whenever they make the crypto bill, are they going to regulate it and are they going to allow it or disallow it? One still can't predict or call, but I think this seems to be hinting at the fact that, there might be some regulation which comes around crypto. So I would not like to say anything definite because, I'm not the best person to make that comment. But देखना पड़ेगा कि whenever they pass their crypto bill in parliament, what exactly they allow and what they disallow. इंटरेस्टिंग। खैर, अंशुमन मैगजीन भी इस बीच हमारे साथ है। मिस्टर मैगजीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए 18 स्वदेश का। 48,000 करोड़ रुपया सरकार ने हाउसिंग के लिए एलोकेट किया। सारी बात तो नहीं बताई कि हम रुके हुए प्रोजेक्ट्स को काम करेंगे या कैसे करेंगे, बट गवर्नमेंट इंफ्रा पुश कर रही है, बिल्डर्स की थोड़ी हेल्प भी करेगी। तो आपका टेक क्या है इस बजट पे? देखिए, एज फार एज हाउसिंग कंसर्न, ये जो 48,000 करोड़ आपने बताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक सक्सेसफुल, मोस्टली सक्सेसफुल योजना है, सो इट्स अ पॉजिटिव दैट दे हैव पुट दिस मनी. व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग इज जो इंसेंटिव्स देने थे टैक्सेशन में फॉर हाउसिंग, स्पेशली कंज्यूमर्स को, वो नहीं आए. बट देयर आर 2-3 अदर थिंग्स जो इस बजट में हैं जो कि मे हैव बीन मिस्ड, व्हिच विल हैव अ मैसिव इंपैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर, अगर वो इंप्लीमेंट हुए. Number one was digitization of land records. और एक और बात एफएम ने करी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लैंड का अक्रॉस इंडिया. अगर ये, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा है. अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, इसका जो इम्पैक्ट, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि अगर ये हो जाता है, इट्स इजी टू ट्रांजैक्ट इन लैंड, उसको रजिस्ट्रेशन करो, टाइटल इश्यू नहीं है. अगर आप हमारे लीगल केसेस देखें इंडिया में, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लीगल केसेस आर ऑन लैंड डिस्प्यूट्स. अगर ये चले जाता है, दिस विल एनकरेज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट साइड, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड. तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बट इम्प्लीमेंटेशन होना है. सेकंड इज डेटा सेंटर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है. डेटा सेंटर इज अनदर ह्यूज अपॉर्चुनिटी आवर कंट्री हैज टू लेवरेज, और बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की वजह से होपफुली फाइनेंसिंग आएगी और डेटा सेंटर को एनकरेजमेंट मिलेगा. और थर्ड एरिया व्हिच आई फेल्ट, व्हिच इज बहुत सारे एरियाज में जिसमें कि बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट था कि अर्बनाइजेशन ऑफ टियर 2 टियर 3 सिटीज का, चेंजिंग मॉडर्नाइजिंग रूल्स. बट वन एरिया व्हिच वी बीन टॉकिंग अबाउट फॉर लॉन्ग टाइम, और किसी ने अभी तक उसके ज्यादा किसी बजट में आया नहीं है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग विद द गवर्नमेंट. क्योंकि काफी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स है, अनाउंसमेंट होती है, इंप्लीमेंटेशन होता नहीं. बिसाइड्स मेनी अदर रीजंस, एक रीजन इंप्लीमेंटेशन ना होने का ये है कि गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं है इंप्लीमेंट करने की. सो दे टॉक्ड अबाउट 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस and capacity building in the government, especially tier 2 tier 3 towns. तो बहुत अच्छे announcements हैं. Implementation is the key. और housing में certainly थोड़ा बहुत काफी काफी disappointment था, क्योंकि tax incentive दे सकते थे consumers को जो कि housing के जो housing में invest करना चाहते हैं. राइट. हमारे पास इस समय जुड़ रहे हैं अमीरा शाह, ऑफ कोर्स मिस्टर रघुवंशी तो है ही है, हेल्थ केयर स्पेस के दो सबसे बड़ी वॉइसेस इंडस्ट्री की. रघुवंशी जी, आपका क्या व्यू है? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातचीत क्लियर शब्दों में थी, आपको लगा एडिक्वेट था या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम हो सकता है आपके हिसाब से? हेल्थ केयर के हिसाब से अगर देखें तो हमें थोड़ा सा निराशा हुई,
क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पर आई थिंक इसको एक उस पिछले साल के बजट की पृष्ठभूमि देखना चाहिए, जहां पे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रीजनल जगहों पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी। पर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें से एक तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, वो बहुत ही जरूरी है देश के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को उतनी रिकॉग्निशन पहले नहीं मिली है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर है। तो ये एक हमारे दृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और बहुत ही जरूरी था। ये दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में बात की आदरणीय मंत्री ने, और उन्होंने नेशनल हेल्थ रजिस्ट्रेशन कार्ड के रोल आउट के बारे में भी कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाने के लिए, और डाटा सेंटर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिला है उससे भी शायद इसमें मदद मिलेगी जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। सो ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर इन जनरल होगा और हेल्थ केयर ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएगी ज्यादा लोगों को। जी नहीं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरली फोकस में है, बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, इन्वेस्टर फोकस में है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। श्योरली शायद आपके हिसाब से थोड़ा कम फोकस रहा इस बजट में, बट आई एम श्योर बाहर बजट के बाहर भी काफ़ी चीज़ें की जाएंगी। अमीरा जी, आपका क्या व्यू है प्योरली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक स्पेस आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कई सालों से अपनी कंपनी के द्वारा, आपका क्या व्यू है बजट में? देखिए, तो आई थिंक ये साल में वाइल दूसरे इकोनॉमिक चीजों पे डेफिनेटली उन्होंने अटेंशन दिया है। ऑफ कोर्स जैसे हेल्थ केयर पे ज्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक आंगनवाड़ी में चाइल्ड हेल्थ के बारे में ख्याल रखना आई थिंक इज अ पॉजिटिव। आई थिंक इट्स बिन एन इंक्लूसिव बजट, सोशली इंक्लूसिव, विच आई थिंक इज पॉजिटिव। लेकिन आप देखिए तो हेल्थ केयर में पहले हम 2.5 लाख करोड़ आसपास खर्चते थे प्री कोविड, और कोविड के टाइम में लास्ट ईयर 4.7 लाख करोड़ हमने स्पेंड किए हैं। ये मोस्टली वैक्सीनेशन और सैनिटेशन पे इंक्रीज हुई थी। अगर हम ये सेम लेवल हम खर्चते रहें बट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डिपेंड और इन्वेस्ट करें, लोगों में इन्वेस्ट करें, स्किलिंग, ट्रेनिंग पीपल, मेडिकल एजुकेशन, टू ब्रिंग मोर डॉक्टर्स इनटू इंडिया, मोर नर्सेस, तो ये दिस वुड हैव हेल्प्ड इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। आई थिंक ये थोड़ा मिस है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम एंटिसिपेट करें कि इंडिया के 1.5 बिलियन लोगों को क्या जरूरत पड़े, और वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों में, मैनेजमेंट स्किल्स में, और ये चीजें ना गवर्नमेंट को करने के लिए अकेले बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए पीपीपी की बहुत जरूरत है हेल्थ केयर में ज्यादातर करना, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर 1.5 बिलियन पीपल। श्योर थिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि बजट को ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफ़ी पॉजिटिव, बोल्ड बजट बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में सुनील सिंघानिया साहब भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस बीच सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं।